हेलो फ्रेंड्स, आज पीजीपीपी के लेक्चर दूसरे लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 32 जो है डिप्रिसिएशन के बारे में कि डिप्रिसिएशन हमें कब मिलेगा और क्यों मिलेगा। आज की डिप्रिसिएशन में जब कोई भी एसएससी जब एसेट्स को ओन करता है और उस एसेट्स का यूज किस लिए करता है, बिजनेस पर्पस के लिए करता है, तो उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करना मैंडेटरी है अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जो सेक्शन एक्सप्लेनेशन 5 जो है सेक्शन 32 का, वो बोलता है डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन शेल बी मेड कंपल्सरली वेदर और नॉट द असेसी हैज क्लेम डिडक्शन इन कंप्यूटिंग हिज टोटल इनकम। मतलब डिप्रिसिएशन चार्ज करना मैंडेटरी है किस एसेट्स पे, जो एसेट्स यूज हो रहा है बिजनेस पर्पस के लिए, किसके द्वारा, एसएससी के द्वारा, उस पे डिप्रिसिएशन चार्ज करना एज पर द एक्सप्लेनेशन 5 ऑफ सेक्शन 32 मैंडेटरी है। वेदर एसएससी उसमें क्या करा है, उसका डिडक्शन इनकम कंप्यूट करते टाइम उसका डिडक्शन क्लेम करा है या नहीं करा, वो मैटर नहीं करता। मतलब डिप्रिसिएशन चार्ज करना उस एसेट्स पे मैंडेटरी है। देखिए डिप्रिसिएशन जो चार्ज होता है हमारे पास, डिप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगा, चार तरह के एसेट्स पे। पहला होगा बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और इंटेंजिबल एसेट्स पे। अब बिल्डिंग में हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, बिल्डिंग में इंक्लूड करते हैं स्कोप रोड, जो कोई रोड अगर कोई बिल्डिंग को जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है मेन रोड से, तो वो रोड का कॉस्ट जो है बिल्डिंग में ऐड हो जाएगा। ब्रिज, कलवर्ट्स, वेल और ट्यूबवेल, ये क्या हो जाएंगे, आपके बिल्डिंग कॉस्ट में इंक्लूड होंगे। अगर इस टाइप के कुछ अगर कॉस्ट इनकर्ड हुआ है टुवर्ड स्कोप रोड, ब्रिज, कलवर्ट्स में होता है पूल टाइप का होता है ये, वेल, कुआं और ट्यूबवेल, अगर इस टाइप के कुछ कॉस्ट इनकर्ड हुए हैं वाइल बिल्डिंग बनाते समय, तो ये क्या उसके कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। बट एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है, लैंड पे क्या होगा, लैंड बिल्डिंग का कॉस्ट नहीं होगा, लैंड को सेपरेट दिखाते हैं बैलेंस शीट में, और लैंड पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। इंक्लूड लैंड को क्या करना है, इसको एक्सक्लूड करना है फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। अब दूसरा आता है प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट में क्या इंक्लूड होगा, शिप इंक्लूड होगा, व्हीकल इंक्लूड होगा, इवन बुक्स भी इंक्लूड होते हैं। जो प्रोफेशनल जो होते हैं उनका बुक्स भी प्लांट एंड मशीनरी के डिफिनेशन में आता है। साइंटिफिक अपरेटस जो होता है, और सर्जिकल इक्विपमेंट्स जो डॉक्टर के सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं, वो भी आपके कहाँ पे आ जाएंगे, प्लांट के डिफिनेशन में आएंगे। अब उसमें एक्सक्लूड क्या करना है प्लांट में, टी बुसेस, लाइव स्टॉक, बिल्डिंग और फर्नीचर फिटिंग्स को हमें इस पे प्लांट मशीनरी का पार्ट वो नहीं होगा। टी बुसेस चाय का पौधा या झाड़ी बोल रहे हैं, लाइव स्टॉक मतलब जिससे गाय हो गया, भैंस हो गए, इस टाइप से जो है जो हम पालते हैं घर पे, ये क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी की डिफिनेशन में नहीं आता है ये। इंटेंजिबल एसेट्स में क्या आएगा, इंटेंजिबल एसेट्स में आ जाएगा आपका नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस एक्सेट्रा। बस इसमें क्या एक्सक्लूड क्या करना है, गुडविल को एक्सक्लूड करना है, गुडविल को एक्सक्लूड करना है। अभी अमेंडमेंट आया था फाइनेंस एक्ट 2021 में, उन्होंने ब्लॉक के डिफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 में ब्लॉक के डिफिनेशन में से उस ब्लॉक से हटा दिया इसको, गुडविल को, कि गुडविल पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। तो इसलिए इंटेंजिबल एसेट्स में हमें गुडविल को कंसीडर नहीं करना है व्हाइल कंप्यूटिंग द डिप्रिसिएशन। अब तीसरा आता है फर्नीचर फिक्सचर। फर्नीचर फिक्सचर में क्या, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स जो होते हैं, वो भी किसका पार्ट हो जाएगा, फर्नीचर एंड फिक्सचर का पार्ट हो जाएगा। अब बात आती है क्या कि हमें एसेट्स क्या होना चाहिए, एक्चुअली पुट टू यूज होना चाहिए। जो डिप्रिसिएशन जिस एसेट्स पे हम क्लेम करेंगे, चार्ज करेंगे, वो एसेट्स क्या होना चाहिए, एक्चुअली पुट टू यूज बाय द एसएससी फॉर हिज बिजनेस और प्रोफेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर।
अगर एसएससी ने अगर एक्चुअली पुट टू यूज नहीं करा है तो उस एसेट्स पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। मगर एक क्वेश्चन आता है कि पैसिव यूज पे चार्ज होगा। कोई एसेट्स हमारे पास अगर पैसिव यूज पे है, या तो स्टैंड बाय मोड पे रखे हैं या तो उसको कभी जरूरत पड़ने पे हम यूज करेंगे, तो क्या पैसिव यूज पे वो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा? एकदम होगा। इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 32 बोलता है पैसिव यूज पे भी हम क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। सपोज कोई फैक्ट्री में मतलब प्रोडक्शन वहाँ 24 आवर्स चलते रहता है। अब उन्होंने क्या करा है, स्टैंड बाय में कोई मशीनरी रखी है कि कोई भी मशीन है कि 24 घंटे काम करेगा तो ऑटोमेटिकली खराब होगा वो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि स्टैंड बाय पे एक मशीन रखते हैं। तो स्टैंड बाय के मशीन की जरूरत कब होगी? जब वो जो मशीन रनिंग में है, जो मशीन के काम कर रहा है, अगर उसके खराब होने के कारण, इसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस के कारण स्टैंड बाय मशीन को हम यूज कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि जब हम स्टैंड बाय मशीन को यूज करेंगे तब उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। अब जब स्टैंड बाय मशीन हमने उसको रखा है तो उस पर भी डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। एक दूसरा एग्जांपल आता है फायर एक्सटिंग्विशर का। फायर एक्सटिंग्विशर अगर ऑफिस या घर देखेंगे, हम यूज कब होता है? जब आग लगने के केसेस में होता है। ये भी क्या स्टैंड बाय के मोड में है, जब आग लगेगा तब यूज करेंगे इसका। तो भी इसमें भी क्या होगा, स्टैंड बाय मोड पे जो इक्विपमेंट रखा गया है या फायर एक्सटिंग्विशर पे जो ऑफिस होते हैं ऑफिसेज में, इस पे भी क्या होगा, डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। द पैसिव यूज पे भी हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। स्टैंड बाय एक मोड का अलग है कि कोई हमारे स्कूल हैं जो बच्चों को लाती हैं अपने स्कूल में बसेस से, वो एक दो बसें क्या रखती है, स्टैंड बाय मोड पे रखती हैं कि कोई अगर बसें कोई नहीं आ पाई या कोई खराब हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस पे है, तो स्टैंड बाय पे जो बसें हैं वो किया जाता है, उसको यूज किया जाता है। तो पैसिव यूज का भी यहाँ पर कंसीडर करेंगे व्हाइल कंप्यूटिंग डिप्रिसिएशन। मतलब एक्चुअल पुट टू यूज का मतलब नहीं है कि एक्चुअल पुट टू यूज होना चाहिए उसका, मतलब पैसिव मोड में भी जो भी एसेट्स हम यूज कर रहे हैं उसका भी हम उसको कंसीडर करेंगे कि कब, डिप्रिसिएशन चार्ज करते टाइम। अब इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 32 में एक प्रोविजन आता है क्या है कि अगर हमने किसी एसेट्स को पुट टू यूज कब करा है, 180 दिन से कम अगर कोई एसेट्स एक्वायर करी और उसका पुट टू यूज कब करा हमने, 180 दिन से कम के समय पे हमने यूज करा उसको, तो उसमें क्या होता है कि 50 पर जो प्रेस्क्राइब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है उस पे 50% डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। अगर कोई हमने एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेज करा है, जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर 21-22 चल रहा है, सपोज आज 2 जनवरी है 2022 का, अगर हमने इस फाइनेंशियल ईयर क्या 21-22 में अगर हमने आज के डेट में मतलब कब 2 जनवरी 2022 को अगर कोई एसेट्स परचेज करा और पुट यूज आज की डेट पे करा है, इसमें क्या होगा, डिप्रिसिएशन में जो प्रेस्क्राइब रेट है उस रेट से 50% पे मिलेगा, हमें डिप्रिसिएशन चार्ज होगा उस एसेट्स पे। 180 दिन का कब आता है कि अगर हमने एसेट्स को 4 अक्टूबर के बाद हमने पुट टू यूज पे डाला हुआ है, तो वह 180 दिन के से कम यूज होगा। और अगर हमने क्या करा, तो कोई भी एसेट्स परचेज करी ड्यूरिंग द ईयर, उसका यूज कब करा, 4 अक्टूबर के पहले, मतलब 3 अक्टूबर या उससे पहले अगर हमने यूज करा है, पुट टू यूज में डाला है, तो मोर देन 180 डेज हो जाएगा, तो इस पे डिप्रिसिएशन 100% चार्ज होगा प्रिस्क्राइब रेट से। अब क्वेश्चन ये आता है क्या कि अगर हमने कोई एसेट्स असेसमेंट ईयर, अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में हमने इसको क्या करा है, परचेज करा है। अगर हम इसको परचेज कब करा है, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में, और पुट टू यूज कब करा हमने, पुट टू यूज कब करा, सपोज 5 अक्टूबर 2022 को, मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 में हमने पुट टू यूज करा है, किस डेट में, 5 अक्टूबर 2022 में। इस केस में डिप्रिसिएशन का क्या होगा, कैसे चार्ज करेंगे? इस केस में क्या होगा, डिप्रिसिएशन जो एसेट्स हमने परचेज करा है वो तो हमारा ब्लॉक में इंक्लूड हो जाएगा,
If the asset is acquired during the previous year and is not put to use in the same year, then the depreciation shall not be allowed for the such assets, but the cost of such assets would be added to the block of such assets. मतलब इसको अगर हमने जिस साल परचेज करा हुआ उस साल पुट टू यूज हम नहीं कर रहे हैं, अगर किसी अगले साल में कर रहे हैं तो हमारे ब्लॉक में तो ऐड हो जाएगा, बस उस एसेट पे डिप्रिसिएशन में नहीं मिलेगा। और यहाँ पे अगर हमने एग्जांपल लिया था कि 5 अक्टूबर 2022 को हमने पुट टू यूज पे डाला है कि लेस देन 180 डेज पे, तो क्या 50% या डिप्रिसिएशन चार्ज होगा? यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि यहाँ पर 50% डिप्रिसिएशन चार्ज अलाउ नहीं होगा, इस पे क्या होगा 100% अलाउ होगा। लेस देन अगर हमने किसी साल अगर एक साल परचेज करा है एसेट्स को, अगर दूसरे साल हम पुट यूज लेस देन 180 डेज पे अगर यूज कर रहे हैं तो उसका क्या होगा, वहां पे 100% डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। जो प्रेस्क्राइब रेट है, जो प्रेस्क्राइब रेट का 100% चार्ज होगा, 50% चार्ज नहीं होगा। ये बात नोट करने वाली है यहाँ पे। अब दूसरी बात आती है क्या, अब आगे क्वेश्चन है, ये बात आप लोग क्लियर हो गई होगी कि 150 डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 50% ऑफ प्रेस्क्राइब रेट वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वहां पे। अब आगे डिस्कस करते हैं। अब कोई भी एसेट्स किस पे लिया जाता है, लीज पे दिया जाता है, तो उस पे एसेट्स किसको अलाउ होगा? जिसे अकाउंट्स में पढ़ते थे फाइनेंसिंग लीज और ऑपरेटिंग लीज में, वहां पर में होता था लेसी को मिलता था, इस टाइप से कुछ कॉन्सेप्ट थे अकाउंट्स में। ऑपरेटिंग लीज में लेसर को मिलेगा, ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग लीज में लेसी को मिलेगा। यहाँ पर अकाउंट्स का हम लोग भूल जाते हैं। यहाँ क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, इनकम टैक्स या कब पढ़ रहे हैं हम लोग, डिप्रिसिएशन सेक्शन अंडर 32। इसमें होता क्या है कि हमें कंप्यूट करना है, क्या करना है, टैक्सेबल इनकम, मतलब गवर्नमेंट को इनकम हमें टैक्स देना है किस इनकम पे। तो गवर्नमेंट यहाँ पे इनकम टैक्स बोलता है कि हर एक केस में जो हमने एसेट्स अगर पट्टे पे या लीज पे दे रखा है तो वहां पर जो लीज लेसर को डिप्रिसिएशन मिलेगा। यहाँ पे अकाउंट्स वाला कॉन्सेप्ट हम भूल जाएंगे, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंसिंग लीज वाले का। यहाँ पर क्या होगा, डिप्रिसिएशन किसको मिलेगा, हमेशा लेसर को मिलेगा। फॉर द रीजन बीइंग दैट अगर लेसी के केस में होता क्या है, लेसी के केस में होता अगर कोई हमने लीज पे दिया है तो उस लेसी क्या करेगा, जो एसेट्स उसने लीज पे लिया हुआ है उसके लिए कोई रेंट पे करेगा, मंथली कोई रेंट पे करता है, तो वहाँ रेंट अलाउ होता है किसको, लेसी को। और उसके बाद अगर डिप्रिसिएशन भी किसको अलाउ होगा, अगर लीज वाले एसेट्स पे अगर लेसी को दे दे बेनिफिट, किसके लिए, डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, तो लेसी को डबल बेनिफिट हो गया। किस, एक तो रेंट का, दूसरा हो गया किसका, डिप्रिसिएशन का, जो उसने एसेट्स किस पे लिया है, लीज पे लिया है। तो इसलिए यहाँ इनकम टैक्स यहाँ पे क्लियरली मना करता है सेक्शन 32 कि लेसर के लीज के केस में डिप्रिसिएशन किसको मिलेगा, लेसर को मिलेगा, ना कि लेसी को मिलेगा। अब आगे बात आती है क्या कि यहाँ पर कोई भी, अब मैंने बोला था कि हमारा किसमें यूज होना चाहिए, जो हमने एसेट जो परचेज करा है, जो ओन्ड है एसएससी का, उस किस लिए यूज होना चाहिए, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। अब एक कॉन्सेप्ट आता है सेक्शन 57 में, यहाँ पे बोलता है कि अगर क्या है, एसएससी अगर लेटिंग आउट के बिजनेस में नहीं है, अगर कोई उसके पास एसेट्स है, अगर लेटिंग आउट के बिजनेस में नहीं है वो, अगर उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दिखाता है, उसका भी डिडक्शन, डिप्रिसिएशन का डिडक्शन मिल जाएगा। किस पे, अंडर सेक्शन 57 सबसेक्शन 2 में, उस पे मिल जाएगा डिप्रिसिएशन। किस पे, अगर एसएससी क्या है, लेटिंग आउट के बिजनेस में नहीं है, अगर उस पे कोई अगर एसेट्स क्या करता है, लीज पे लेट आउट करता है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अगर हमारा बिजनेस इनकम नहीं है लेट आउट करना, तो हमारा कहाँ दिखाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दिखाएंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जब दिखाएंगे तो उस पर भी डिप्रिसिएशन मिलेगा, कहाँ पे, सेक्शन 57 में। तो हर एक केस में क्या है, जो ओनर है, जो ओनर जो एसेट्स का जो ओनर है, जो ओन कर रहा है, उसको क्या मिल रहा है, यहाँ पर डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल रहा है फॉर द कंप्यूटिंग टोटल इनकम अंडर द हेड पीजीपीपी और अंडर द हेड अदर सोर्सेज एज वेल। अब यहाँ पर डिप्रिसिएशन की तो बात होगी, डिप्रिसिएशन कब चार्ज होगा, कैसे चार्ज होगा, किस एसेट्स पे होगा, ये तो बात हो गई। अब आगे आता है कि डिप्रिसिएशन कंप्यूटेशन का मोड क्या होगा। तो
हमारे पास जो है डिप्रिसिएशन जो चार्ज करते हैं हम इनकम टैक्स एक्ट में, वो WDB मेथड पे करते हैं। बस एक ऑप्शन आता है पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग जो है, जो पावर जनरेशन के बिजनेस में है, वहाँ पर उस एसएससी के पास जो पावर जनरेशन बिजनेस में है या पावर जनरेशन में है या पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में है, तो उस एसएससी के पास ऑप्शन है कि वो तो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर सकती है। स्ट्रेट लाइन मेथड जो प्रेस्क्राइब रेट है उस रेट से वो यूज कर सकती है, उस रेट से डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकती है। उसके पास ऑप्शन ए भी है कि वो WDB मेथड से भी डिप्रिसिएशन कंप्यूट करे। तो मतलब इनका जो सेक्शन 32 में किसकी बात करता है, पावर जनरेशन या पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो कंपनी इंगेज, जो एसएससी इंगेज है, उसके पास ऑप्शन है या तो वो स्ट्रेट लाइन मेथड को अडॉप्ट करे फॉर द चार्जिंग डिप्रिसिएशन, और या तो WDB मेथड को ऑप्ट करे, अडॉप्ट करे किसके लिए, डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। और दूसरे एसएससी को कंपल्सरली और मैंडेटरी क्या है, उसको डिप्रिसिएशन चार्ज करना किस मेथड से है, WDB मेथड से है। अब यहाँ पर जो इनकम टैक्स एक्ट में अब आगे बात आती है, इनकम टैक्स एक्ट में होता क्या है कि हमें ब्लॉक पे एसेट्स चार्ज करना होता है, ना कि कोई इंडिविजुअल एसेट्स पे। ब्लॉक मींस सेम क्लास ऑफ एसेट्स होगा विथ सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। जिससे कंपनी सेक्शन में होता था क्या, जो इंडिविजुअल एसेट्स पे हम लोग के क्या करते थे, वहाँ पे डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। अब हमें यहाँ क्या करना है, इनकम टैक्स एक्ट में क्या करना है, ब्लॉक एसेट्स के ब्लॉक बनाने हैं। और ब्लॉक में क्या होगा, ब्लॉक हम कैसे बनाएंगे, सेम क्लास ऑफ एसेट्स होगा विथ सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, मतलब क्लास भी सेम होगा और उसका क्या रेट भी सेम होगा, ब्लॉक वाइज ब्लॉक बनाएंगे। अब जिसे हम यहाँ पे ब्लॉक में एक एग्जांपल लेता है, अब जब हम डिस्कस करेंगे अभी इसी क्लास में कि रेट ऑफ डिप्रिसिएशन में, तो वहाँ पे मैं अब एग्जांपल के लिए बिल्डिंग का ले रहा हूँ। यहाँ पे बिल्डिंग पे 4 ब्लॉक हैं। क्लास ऑफ एसेट्स में क्या हो जाएगा, क्लास ऑफ एसेट्स और रेट ऑफ एसेट्स पे वाइज हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन करेंगे। जिससे कोई अगर बिल्डिंग है, क्लास क्या हो गया, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। अब ब्लॉक में अगर अब दूसरा क्या हो गया, कोई बिल्डिंग अगर हम यूज हो रही है किसके लिए, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, वहां पर रेट है 40% का। अगर कोई प्योरली टेम्पोररी हाउस है, वुड कोई लकड़ी का घर है या टेम्पोररी हाउस है, झोपड़ी है, मतलब एक साल गुजर जाना है, वहां पे क्या है, वहां पर रेट है 40% का। देखिए यहाँ पे क्लास ऑफ एसेट और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अलग अलग है सब में। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ ब्लॉक वाइज हम करते हैं क्या, डिप्रिसिएशन को सेम क्लास ऑफ एसेट्स विथ सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन में हम उसको करते हैं, ब्लॉक बनाते हैं, और उसके बाद डिप्रिसिएशन चार्ज होता है उस एसेट्स पे। अब बात आती है, अब आगे कहानी आती है क्या, जो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, एसएससी किस में एंगेज है, मैन्युफैक्चरिंग में कोई आर्टिकल थिंग का प्रोडक्शन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, या पावर जनरेशन या ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस पे है, तो वहां पर क्या होता है, अगर कोई एसेट्स हमने न्यू एसेट्स, यहाँ पर एक बात कर याद हो, न्यू मशीनरी, न्यू प्लांट एंड मशीनरी को हमने क्या करा है, रीयूज करा है, तो उस पे एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा एट द रेट ऑफ 20%। अब देखिए प्लांट एंड मशीनरी, बट वहां पे हम ऊपर जो पढ़ रहे थे अभी, यहाँ पे पीछे अभी जो पढ़ा हमने कि प्लांट मशीनरी में इंक्लूड क्या करेंगे, सी व्हीकल। तो यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पे एक्सक्लूड करा है किसको, शिप्स और एयरक्राफ्ट को एक्सक्लूड करा है किसमें, प्लांट एंड मशीनरी में एक्सक्लूड करा है किसको, शिप एंड एयरक्राफ्ट को फॉर द पर्पस ऑफ एडिशनल डिप्रिसिएशन। तो अगर एसएससी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या पावर जनरेशन बिजनेस में है, पावर जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन करती है, तो वहां पे क्या पड़ेगा, अगर नया प्लांट एंड मशीनरी अगर परचेज होता है, नया मीन्स न्यू, अगर सेकेंड हैंड यहाँ पे नहीं होना चाहिए, या नोट करने वाली बात है कि सेकेंड हैंड मशीनरी
नहीं होनी चाहिए, कि प्लांट मशीनरी नया होना चाहिए, मतलब एसएससी के इंस्टॉल करने से पहले उसका यूज कहीं नहीं हुआ होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, जो डिप्रिसिएशन एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा एट द रेट ऑफ 20%। अब यहाँ पे हमने बात करी मैन्युफैक्चर का, प्रोडक्शन का, पावर जनरेशन का। अब अगर कोई भी देखेंगे कितने एसएससी होते हैं, एक सर्कुलर आया, सर्कुलर नंबर 15/2016 में। इसमें बोलता है कि कोई एसएससी कहाँ पर इंगेज है प्रिंटिंग बिजनेस में इंगेज है, या प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, मतलब जो पब्लिकेशंस होते हैं वहां पर बिजनेस है, उनमें भी वो प्रोडक्शन के डिफिनेशन, मैन्युफैक्चरिंग के डिफिनेशन में आएगा ये। और वहां पर भी जो प्रिंटिंग और प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग में भी क्या हो जाएगा, एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा, चार्ज होगा एट द रेट ऑफ 20%। अब जैसे मैंने पीछे बात करा था 120 डेज वाला कहानी, जो थी पीछे लेस देन 120 डेज वाला जो पुट टू यूज, अब यहाँ पे एडिशनल डिप्रिसिएशन में भी होता है। अगर हमने पुट टू यूज लेस देन 180 डेज करा है तो उसमें भी क्या होगा, एडिशनल डिप्रिसिएशन 50% इस साल मिलेगा, जिस साल हमने पुट परचेज करा और पुट टू यूज करा है लेस देन 180 डेज। और जस्ट इमीडिएट सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब अगले साल, जस्ट इमीडिएट अगले साल में उसका क्या होगा, 50% हम अगले साल हम क्या करेंगे, 50% और क्लेम करेंगे। 50% जिस साल हम लेस देन 180 डेज में हमने पुट यूज करा है, 50% उस साल में, और 50% जस्ट इमीडिएट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो क्या हो जाएगा, एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा। सपोज अभी आज के डेट क्या हो गया, सेकेंड जनवरी 2021 है, 22 है, आज हमने पुट यूज करा, पुट टू परचेज आज के डेट में करा है, और पुट टू यूज भी आज भी करा है, तो एडिशनल डिप्रिसिएशन हमें क्या होगा, इस पे मिल जाएगा 50%। बट सपोज एडिशनल डिप्रिसिएशन हमें 50% इस साल मिलेगा, जो प्रेस्क्राइब है ना, यहाँ पे एडिशनल डिप्रिसिएशन उस 20% है, तो 10% हमें इस साल मिल जाएगा एडिशनल डिप्रिसिएशन। और फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर कर लें 2022-23 में 10% हमें एक्स्ट्रा एडिशनल डिप्रिसिएशन अगले साल फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में मिलेगा। तो ये इनकम कंप्यूट करते टाइम ये बातें हमें ध्यान रखनी होती है। उसके आगे आता है कि प्राइम मशीनरी नॉट क्वालिफाइंग द एडिशनल डिप्रिसिएशन, ये सेकंड मशीनरी की बात करी थी हमने। अब हमने यहाँ पे बात करा था मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लो कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंडर हमने क्या करा है, एक ऑफिस है, ऑफिस में हमने कोई प्लांट मशीनरी इंस्टॉल करा है, तो क्या मिलेगा, वो नहीं मिलेगा वहां पर। वो किस लिए वो यूज होना चाहिए, इस प्लांट मशीनरी इंस्टॉल इन ऑफिस प्रेमिसेस रेसिडेंशियल अकोमोडेशन और गेस्ट हाउस, ये क्वालिफाई नहीं करता एडिशनल डिप्रिसिएशन के लिए। ऑफिस अप्लायंसेस, रोड ट्रांसपोर्ट, ये भी क्या कहता है, एडिशनल डिप्रिसिएशन के लिए क्वालिफाई नहीं करता। अगर कोई भी प्लांट मशीनरी उसका एक्चुअल कॉस्ट हमें अलाउड हो गया है, तो वहां भी हमें क्या होगा, ये क्वालिफाई नहीं करता, किसके लिए, एडिशनल डिप्रिसिएशन के लिए। तो टोटल 4 एसेट्स हैं जिस पे एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। पर एक पहला है सेकेंड हैंड मशीनरी, अगर एसएससी के इंस्टॉल करने, वो प्लांट मशीनरी इंस्टॉल करने से पहले उसका यूज ऑलरेडी पहले कहीं किया जा चुका है, सेकेंड हैंड मशीनरी के केस में नहीं मिलेगा एडिशनल डिप्रिसिएशन। अगर प्लांट मशीनरी कहाँ इंस्टॉल हुआ है, ऑफिस प्रेमिसेस में, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में, गेस्ट हाउस में, वहां भी नहीं मिलेगा एडिशनल डिप्रिसिएशन उस एसेट्स पे। और उसके बाद आता है ऑफिस अप्लायंसेस और रोड ट्रांसपोर्ट। ट्रक हो गई, किसी कंपनी का कोई ट्रक मैन्युफैक्चर करता है, ट्रक उसका खुद ही है, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस खुद है, तो सोचेगा कि तो जो हमने ट्रक जो परचेज कर रहे हैं उस पर एडिशनल डिप्रिसिएशन मिल जाए, वहां भी नहीं मिलेगा। चौथा आता है कि कोई एसेट्स प्लांट एंड मशीनरी हमने क्या करा है, एक्चुअल कॉस्ट अलाउ हो गया है, वहां भी एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, उस एसेट्स प्लांट एंड मशीनरी पे भी एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। आगे एक नोट करने वाली बात और है कि एडिशनल डिप्रिसिएशन कहाँ एक जगह और नहीं मिलेगा, वो क्या है कि कोई पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग वो क्या करती है, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रही है। स्ट्रेट लाइन मेथड किसके लिए, डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रही है, वहां भी
उस पावर जनरेशन अंडरटेकिंग को भी क्या नहीं मिलेगा, एडिशनल डिप्रिसिएशन। यहाँ पे ये करने का है कि एडिशनल, अगर यहाँ पावर जनरेशन अंडरटेकिंग जो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रही है, अगर उसको एडिशनल डिप्रिसिएशन दे दिया, जो कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट है तो अधिक क्लेम हो जाएगा ना। एक्चुअल कॉस्ट जो होगा एसेट्स प्लांट एंड मशीनरी का, उससे अगर यहाँ पर अगर मिल गया स्ट्रेट लाइन मेथड वाले में, तो एक्चुअल कॉस्ट से अधिक क्लेम हो जाएगा डिप्रिसिएशन। तो इसलिए यहाँ पे मना कर दिया कि स्ट्रेट लाइन मेथड वाले में जहाँ पावर जनरेशन अंडरटेकिंग और क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रही है फॉर द चार्जिंग डिप्रिसिएशन, वहाँ पर एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, उसका अलाउ नहीं होगा फॉर कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। अब आगे बात आती है टर्मिनल डिप्रिसिएशन का। टर्मिनल डिप्रिसिएशन क्या होता है कि अगर एसएससी ने किसी एसेट्स पे पीछे क्या करा है, कोई एसेट्स परचेज करा, उस पे डिप्रिसिएशन चार्ज किया है, परचेज क्या करा, जिस साल परचेज करा उस साल या उसके बाद वाले साल में, और उसमें क्या करा है, डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है, और वो एसेट्स क्या होता है, या तो सोल्ड कर देता है या डिस्कार्ड होता है, डेमोलिश अदरवाइज डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उस पर क्या होगा, डिप्रिसिएशन टर्मिनल डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। सब अगर यहाँ पे एक बात ध्यान करने वाली है कि यहाँ पे उसी एसेट्स को उस अदर देन प्रीवियस ईयर इन व्हिच इट इज फर्स्ट अबाउट टू यूज, अगर हमने क्या करेंगे, जिस साल हमने यूज करा है, पहला साल को कंसीडर नहीं करेंगे, पहले साल के बाद वाले साल को अगर पुट टू यूज करा है तो कंसीडर किया जाएगा यहाँ पे। तो टर्मिनल डिप्रिसिएशन में होता क्या है कि कोई भी एसेट्स हमने परचेज करा है, उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करा पिछले सालों में, अगर वो हमने एसेट्स को सेल कर दिया, डिस्कार्ड हो गया, डेमोलिश हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया, तो उस पर क्या होगा, हमें टर्मिनल डिप्रिसिएशन मिलेगा। सपोज किसी भी ब्लॉक का हमें क्या था, WDB कितना था, 80 रुपीज 80 था यहाँ पर, या 80 लाख मान ले, 80 करोड़ मान ले, 80 था, फिगर ले लिया हमने, रुपीज 80 थे, और उसको हमने सेल कर दिया 55 रुपीज में। तो यहाँ पर हमने कितने का, यहाँ पर देखें तो कम पे सेल, WDB था 80 का, हमने सेल करा है 55 का, जो बैलेंस है 25 का रुपीज का, ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनल डिप्रिसिएशन हो जाएगा। और इसका अलाउंस कहाँ मिलेगा, सेक्शन 32 में, while computing the income under the head PGBP। टर्मिनल डिप्रिसिएशन का डिडक्शन या अलाउंस अलाउड कहाँ होगा, ये अलाउंस करना यहाँ बेकार है, अलाउड कहाँ होगा, ये अंडर सेक्शन 32 में। अब देखिए इनकम टैक्स एक्ट में डिफरेंट एक्सेस पे, डिफरेंट ब्लॉक पे, ब्लॉक वाइज कंप्यूट चार्ज करते हैं डिप्रिसिएशन, ब्लॉक पे अलग अलग रेट है डिप्रिसिएशन का, जिसे अब चलते उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। अब आती है बिल्डिंग पे 4 ब्लॉक्स हैं, जो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए है 5% का है, बिल्डिंग इंस्टॉल फॉर द वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट और वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट, उससे 40% का है, प्योरली टेम्पोररी हाउस, उससे 40% का रेट का डिप्रिसिएशन है, चार्ज करेंगे। जो एसेट्स ब्लॉक 3 और ब्लॉक, जो एसेट्स ब्लॉक 3 और ब्लॉक 2 में कवर नहीं करता है, वो कहाँ आ जाएगा, उस पे रेट 10% से होगा। जो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए हम भी यूज नहीं कर रहे हैं, ना वाटर ट्रीटमेंट के लिए हो रहा है, ना टेम्परेरी हाउस, मतलब जिससे ऑफिसेस हो गए, यहाँ पर ऑफिसेस हो गए, इस पे कहाँ क्या हो जाएगा, जो बिल्डिंग ऑफिस के लिए यूज हो रही है, उस पे क्या रेट हो जाएगा, डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% का। फर्नीचर से फिटिंग पे रेट क्या है, 10% का रेट है डिप्रिसिएशन का अंडर सेक्शन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। मोटर कार्स पे 30% है, 30% क्या है, मोटर कार्स अदर देन दोज यूज्ड इन बिजनेस फॉर ऑफ हायर, उस पे क्या है 30% का। अभी अगर कोई मोटर कार एक्वायर क्या हुआ था 23 अगस्त 2019 टू 31 मार्च 2020 तक, उसका पुट टू यूज किया हुआ है ऑन और बिफोर 31 मार्च 2022 के पहले अगर पुट टू यूज हुआ है, अगर हमने एक्वायर कब करा है 23 मार्च 23
अगस्त 2029 से लेके 31 मार्च 2020 तक, अगर हमने इस बीच में अगर एक्वायर करा है कोई मोटर कार को, तो वहां पर रेट क्या था डिप्रिसिएशन का, एक 30% था। मतलब आज के डेट में तो हमारे लिए रिलेवेंस नहीं है ये कि हमने ये पीरियड ऑलरेडी निकल चुका है। अगर क्या उसके बाद दूसरा आता है क्या, इस पे 30% 15% एक्स्ट्रा मिलता था डिप्रिसिएशन। इस पीरियड में हमने अगर 23 अगस्त 2019 से 31/3/2020 तक हमने कोई एसेट्स को क्या करा है, एक्वायर करा है, मोटर कार को एक्वायर करा है, तो फिर रेट का अदर उसका यूज कहाँ होता था, अदर देन दोज यूज्ड इन बिजनेस हायर बिजनेस के अलावा कहीं और यूज होता था, तो उस पर 30% का रेट था। ये पीरियड ऑलरेडी निकल चुका था, यूज इसको आज भी डिस्कस करना ठीक नहीं है, बेकार है। तो मोटर कार उस वहां पे रेट था 30% का, हमारे लिए आज के डेट में रिलेवेंस नहीं है ये। मोटर कार अदर देन दोज यूज्ड इन बिजनेस ऑफ हायर, अब ये इसी पे क्या था, जैसे मैंने अभी डिस्कस करा, अगर उस पे रेट क्या था 15% का होगा यहाँ पे रेट। आज के डेट में हमारे लिए रिलेवेंस यही है। अब यहाँ पे क्या था, अब ये भी यूज इसका भी डिस्कस नहीं करते यहाँ पर। अब आते क्या है, मोटर बस, मोटर लॉरीज, मोटर टैक्सीज यूज्ड इन बिजनेस ऑफ हायर, वहां पे रेट क्या है 30% का, 30% का रेट है यहाँ पर। और मोटर बस, मोटर लॉरी और टैक्सी कहाँ पे यूज हो रहा है, हायर हायर के लिए, तो वहां पर क्या हो जाएगा 30% का रेट ऑफ डिप्रिसिएशन होगा। अगर हमने ऑफिस के लिए यूज कर रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं अदर देन हायर बिजनेस के लिए, तो वहां पर रेट क्या हो जाएगा 15% का। अब आती है, अब मॉल्स जो होते हैं उस पे क्या होगा, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या होगा 30% का। ये प्लांट, यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी की। प्लांट एंड मशीनरी में बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, उसमें मॉल्स कहाँ पे आएंगे, यूज्ड इन रबर एंड प्लास्टिक गुड्स फैक्ट्री। प्लास्टिक में होता है जो जो प्लास्टिक के गुड्स बनाते हैं, उनको एक सांचा होता है, उसको मतलब प्लास्टिक को पिघला के उस सांचे पे ढाला जाता है, तो उसको मॉल्ड्स बोलते हैं। वो मतलब लोहे का होता है मेनली। उस पे क्या होता है, वो उस पे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या होता है 30% का होता है। एरोप्लेन्स एरो इंजन पे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 40%। पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, सॉलिड वेस्ट रिसाइकल एंड रिसोर्स रिकवरी सिस्टम पे, मतलब पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, सॉलिड वेस्ट रिसाइकल वाले पे क्या हो जाएगा, इस पे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी पे 40% का। अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी कहाँ हो रही है, सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किल जो आईसी बनाती है, उस पर अगर यूज होता है तो वहां पे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 30% होगा। लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट पे, जो मेडिकल वाले होते हैं, मेडिकल वाले जो मशीनरी होती हैं, एक्सरे मशीन एक्सेट्रा, उस पर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या है 40% का। प्लांट मशीनरी यूज्ड इन वाटर सप्लाई और वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम 40% का है। प्लांट मशीनरी यहाँ पे ऑयल क्या होता है, वेल मतलब तेल का जो कुआं है, वहां पे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या है, वही प्लांट एंड मशीनरी के डिफिनेशन में आता है। ऑयल वेल किसके कवर्ड होता है, प्लांट एंड मशीनरी के डिफिनेशन में कवर्ड होता है ये। यहाँ पर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 15%। रिन्यूएबल एनर्जी सेविंग डिवाइसेस, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो पावर, यहाँ पे जो विंड मिल्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस पे क्या है, जैसे यहाँ पे विंड मिल का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है 40% का है। कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यहाँ पे 40% का रेट है डिप्रिसिएशन का। ये भी प्लांट एंड मशीनरी में कवर होता है। बुक्स, अभी जैसे मैंने बात करती थी, बुक्स भी प्लांट एंड मशीनरी के डिफिनेशन में आता है। वो भी कहाँ आता है, उस पे ओन्ड बाय द एसोसिएशन फॉर कैरिंग बिजनेस प्रोफेशन, वहां पे क्या होगा 40% का। बुक्स ओन्ड बाय एन एसोसिएशन कैरिंग ऑन बिजनेस इन रनिंग लैंडिंग लाइब्रेरी 40% का। जो प्लांट एंड मशीनरी है क्या है, वहां पे जनरल रेट है, जो इस पे कवर नहीं होते, जो इस पे ये सारे 1 to 13 में कवर नहीं होते, वहां पे क्या आ जाएगा, जनरल रेट है 15% का। शिप पे भी इसमें 3 ब्लॉक हैं। जो ओशन गोइंग शिप्स है, उस पे 20% का ब्लॉक। विसल ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग इन इनलैंड वाटर,
20% का, सी बोट ऑपरेटिंग इन इनलैंड वाटर 20% का। अब बात आती है, ये तो हो गई रेट ऑफ डिप्रिसिएशन का, जो डिफरेंट ब्लॉक पे प्लांट एंड मशीनरी या जो प्लांट एंड मशीनरी या अदर एसेट्स हैं। और इंटेंजिबल एसेट्स पे यहाँ पे एक यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट्स पे क्या होगा, इंटेंजिबल एसेट्स पे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या होगा 25%। मतलब कॉपीराइट, पेटेंट, नो हाउ, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस एक्सेट्रा, यहाँ पे इस पे क्या इंक्लूड नहीं होगा, गुडविल इसमें इंक्लूड नहीं है। 2021 से गुडविल को ब्लॉक ऑफ एसेट्स से बाहर कर दिया गया है, फॉर द रीजन बीइंग दैट अंडर सेक्शन आप लोग 22 पढ़ेंगे, सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या था, मैंने पिछले क्लास में डिस्कस करा था कि गुडविल को ब्लॉक ऑफ एसेट्स से अलग कर दिया गया है। इंटेंजिबल एसेट्स में जो वाइल कंप्यूटिंग द डिप्रिसिएशन गुडविल को कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके पीछे लॉजिक ये दी गई थी कि गुडविल का की वैल्यू अप्रिसिएट होती है, ना कि उस पे वैल्यू डिप्रिसिएट होती है। गुडविल की जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, गुडविल अब देखेंगे क्या होता है, किसी बिजनेस का गुडविल बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। इसलिए उन्होंने क्या करा, गुडविल को ब्लॉक ऑफ एसेट्स के डिफिनेशन से ही ब्लॉक ऑफ एसेट्स से ही हटा दिया गया है इसको। जब डिफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 पढ़ेंगे, वहां गुडविल को हटा दिया गया ब्लॉक ऑफ एसेट्स के डिफिनेशन से, ब्लॉक से। इसलिए इंटेंजिबल एसेट्स पे गुडविल को कंसीडर नहीं करेंगे व्हाइल कंप्यूटिंग द कैपिटल डिप्रिसिएशन। इंटेंजिबल एसेट्स अदर देन गुडविल, नो हाउ, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा, उस पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 25% होगा। अब देखिए, ये तो हो गई किस एसेट्स पे चार्ज होगा, किस रेट से चार्ज होगा, जो हमारे बिजनेस पर्पसेस के लिए हैं। अब बात यह आती है क्या कि जो इंडिविजुअल है या एलएलपी है, पार्टनरशिप फॉर्म है, वो कन्वर्ट हो जाती है क्या, सक्सेशन उसका हो जाता है कंपनी में। बिजनेस का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका अमलगमेशन हो जाता है दूसरी कंपनी के साथ। वहां पे अमलगमेटेड कंपनी और अमलगमेटिंग कंपनी हो जाती है। या तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, एलएलपी सोल प्रोप्राइटरशिप है, फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म है, उसका कन्वर्ट कहाँ पे हो जाता है, कंपनीज में। या किसी कंपनी का मर्जर हो जाता है, डिमर्जर हो जाता है, उस केस में ये सक्सेशन ऑफ बिजनेस अदर देन दैट। जैसे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका कन्वर्जन कहाँ हो जाता है, एलएलपी में। तो इस केस में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे। मतलब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उस एसेट्स का हमने क्या करा, हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप से कन्वर्ट हो गई, हमने कहाँ कर लिया, सक्सेशन कहाँ पे हो गया, हमारा कंपनी में हो गया, कंपनी का अमलगमेशन हो गया, अमलगमेट हो गई दूसरे कंपनी के साथ, डिमर्जर हो गया, रिजल्टिंग कंपनी बन गई, मर्जर डिमर्जिंग रिजल्टिंग कंपनी बन गई। जो हमारा ड्यूरिंग द ईयर प्रीवियस ईयर में क्या हो गया, कोई एलएलपी था, सॉरी कोई पार्टनर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, वो कहाँ क्या हो गया उसका, वो हमने एलएलपी में कन्वर्ट कर लिया। तो उस केस में डिप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट क्या होगा, डिप्रिसिएशन की चार्ज कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो सेक्शन 32 बोलता है इनकम टैक्स एक्ट में कि इस केस में हम करेंगे क्या कि डिप्रिसिएशन हम करेंगे, पूरे एसेट्स पे चार्ज करेंगे। मानो कि कोई सक्सेशन ऑफ बिजनेस जो हमने मोड बताए कि प्रोप्राइटर टू कंपनी, फॉर्म टू कंपनी, अमलगमेशन, डिमर्जर ऑफ कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड टू एलएलपी, सक्सेशन ऑफ बिजनेस अदर देन डेथ, इसमें क्या हुआ है, हम इस एसेट्स पे जो हमारा बिजनेस पर्पस के लिए जो एसेट्स यूज हो रहा है, इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे करेंगे, मानो हमारा एसेट्स क्या हुआ है, उस पे सक्सेशन हुआ ही नहीं है, जो प्रेस्क्राइब रेट है उस रेट पे हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और उसके बाद करना क्या है, उस डिप्रिसिएशन को प्रोपोर्शनेट करना है उस एंटिटीज में, किस में, नंबर ऑफ डेज ऑफ यूज, जो हमने यूज जितना दिन यूज जिस एंटिटी ने करा है उस रेट उस देश से हम प्रोपोर्शनेट कर लेंगे। तो डिप्रिसिएशन shall be apportioned between the entities in the ratio of number of days for which the assets were used by them। और इसमें क्या होगा, कैलकुलेट करेंगे प्रेस्क्राइब डेट से, तो करेंगे कंप्यूट
डिप्रिसिएशन को कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन एट प्रिस्क्राइब रेट एज इफ द सक्सेशन ऑफ बिजनेस रिओर्गनाइजेशन अमेजमेंट एंड डिमर्जर्स हैज नॉट टेकन प्लेस और डिप्रिसिएशन शैल बी अपॉर्शनेट बिटवीन द एंटिटीज इन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज फॉर व्हिच एसेट्स वर यूज्ड बाय देम। सपोज हमने क्या यहाँ पे एग्जांपल लिया, सोल प्रोप्राइटरशिप है, मेरा प्रोप्राइटरशिप है, हमने क्या करा है, इसको बिजनेस था, इसको हमने कहा, इसका हमारा कहाँ हो गया, कंपनी में हमने कन्वर्ट कर लिया। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को कहाँ ले गए, कंपनीज में ले गए। यहाँ पे जो प्लांट एंड मशीनरी था, लैंड एंड बिल्डिंग था, सॉरी लैंड नहीं, यहाँ पे जो बिल्डिंग था, फर्नीचर फिक्सचर थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पे डिप्रिसिएशन प्रेस्क्राइब रेट से करेंगे। यहाँ पे सपोज मेरा 15% का ब्लॉक था, यहाँ 10% का ब्लॉक था, यहाँ भी 10% का ब्लॉक था, यहाँ पे प्रेस्क्राइब रेट से करेंगे। और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज पे यूज जो हमने करे हैं, मतलब सपोज सोल प्रोप्राइटरशिप में इसने यूज करे थे 135 डेज, और यहाँ पे जो कंपनीज थी बैलेंस बच गया, जो कंपनीज थी वो क्या हो गया, यहाँ पे 365, तो यहाँ पे आ गया 260 डेज, 230 डेज, यही बच गया डिफरेंस। इसने कंपनीज ने यूज करा, तो इसको क्या करेंगे, अपॉर्शन किस रेट में, किस रेशियो में करेंगे, जो हमने यूज करे, जितने दिन यूज करे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप और कंपनी ने, उसी रेट उसी रेशियो में ये अपॉर्शन हो जाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप और कंपनीज के बीच में। The depreciation shall be apportioned between the entities in the ratio of number of days for which assets were used by them। अब हायर परचेज के केस में होता क्या है, हायर परचेज के केस में भी डिप्रिसिएशन अलाउ हो जाता है। हायर परचेज के केस में वहाँ दो कंडीशन होती है, सर्कुलर आया है सीबीडीटी का, अभी इस पे पीछे आया हुआ था, उसमें बोलता था कि हायर परचेज में या तो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद वो एसेट्स किसका हो जाता है, जो हायर परचेजर है उसका हो जाता है, या तो फर्स्ट डे पे ही हो जाता है। एग्रीमेंट में अगर ऐसा हो कि जो हायर परचेज के केस में एसएससी का एसेट्स फर्स्ट डे में ही होता आता है, जो एसएससी का जो सेलर है, जो एसेट्स का जो सेलर है, बस उसको क्या राइट रह जाएगा एग्रीमेंट में, अगर इस टाइप के टर्म्स हो कि जो सेलर है हायर परचेज के केस में, उस केस में क्या होगा, उसको जो इंस्टॉलमेंट है बस इंस्टॉलमेंट का ही रिकवरी का राइट रह जाएगा। तो उस केस में हायर परचेज के केस में भी डिप्रिसिएशन चार्ज होगा एट द रेट ऑफ प्रेस्क्राइब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। तो आई होप डिप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे इसी से रिलेटेड है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब सेक्शन आ जाएगा 30 सेक्शन है 43 सीरीज में हम लोग चलेंगे आगे। तो उस पे आ जाता है क्या, आगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो डिप्रिसिएशन से रिलेटेड है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें वीडियो को। ज्ञान को बांटने से बढ़ता है, बढ़ाएं दूसरों के साथ ये। धन्यवाद।